तो बच्चों दिख रहा है क्लियर आपको विस्कोसिटी, यस और नो। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा टॉपिक नंबर 10.5 जिसका नाम है विस्कोसिटी। एक ऐसी सिटी जहां पे विस्को आती है मजाक की बात है बच्चों, बट है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि जैसे चैप्टर 5 में हम लोग जा रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यस सर, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर तभी जाके रुके। और रुके क्यों? क्योंकि टॉपिक आया फ्रिक्शन। क्या आया? फ्रिक्शन। सॉलिड बॉडी जब किसी सरफेस पे मोशन करती है तब एक ऑपोजिंग फोर्स लगता है। उस ऑपोजिंग फोर्स को बच्चों बोलते थे हम लोग फ्रिक्शन। क्या बोलते थे? फ्रिक्शन। समझ में आया? यस, हाँ। तो ये वही है, ये वही फ्रिक्शन है जो सॉलिड में आता था। ये आ रहा है कहां पे? लिक्विड में, गैस में, यानी कि फ्लूइड के अंदर। किसके अंदर आता है? फ्लूइड के अंदर। हाँ के ना? यस, सिंपल लॉजिक, मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई विस्कोसिटी है क्या। उसके लिए आपको सबसे पहले मैं बताता हूं लैमिनार फ्लो। हमने फ्लो तो देखे थे, स्ट्रीमलाइन फ्लो, भाई स्टेडी फ्लो, ये फ्लो वो फ्लो। अब क्या, कौन सा आया भाई? अब के क्या आया? तो सर ये तो कुछ नया आया, लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो क्या है? तो बच्चों जो फ्लूइड होता है, ओके, मान लीजिए एक सरफेस है, यहां पे आपने हनी, अभी हनी डाला आपने, तो वो हनी के अलग अलग लेयर होंगे। ये अलग अलग लेयर हैं। ये हनी के जो लेयर हैं, जो हमें दिखते नहीं है क्लियरली, बट हम सपोज कर रहे हैं कि ये हनी के लेयर हैं। ये हनी के लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड होते हैं विदाउट गेटिंग मिक्सअप, मिक्स हुए बिना। तो ऐसा जो फ्लो होता है उसको हम कौन सा फ्लो बोलते हैं बच्चों? लैमिनार फ्लो। क्या बच्चों समझ में आया? यस और नो मैसेज करो। क्या बच्चों समझ में आया? इसको हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? लैमिनार फ्लो। व्हेन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड स्लाइड्स ओवर ईच अदर विदाउट गेटिंग मिक्सअप और मिक्सिंग अप। When different layers of fluid slides over each other without getting mixing up, then the flow is called laminar. Then the flow is called laminar flow. Then the flow is called laminar flow. क्या बच्चों समझ में आ गया बिल्कुल सही से? लैमिनार फ्लो किसे कहते हैं? हाँ। अब इस लैमिनार फ्लो के अंदर जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड हो रहा है तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। कौन सा मोशन हो रहा है? रिलेटिव। तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करता हुआ एक रेजिस्टिव फोर्स आता है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है। वो रेजिस्टिव फोर्स जो होता है उसको विस्कस फोर्स बोला जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। समझ में आया? हाँ कि ना?
विस्कोसिटी यानी क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच रेजिस्टिव फोर्स comes into picture when different layers slides over each other of the fluid। समझ में आया? जब अलग अलग लेयर फ्लूइड के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं तब जो रेजिस्टिव फोर्स पिक्चर में आता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? विस्कोसिटी। क्या बच्चों समझ में आया? क्लियर ना? हाँ के ना? यस और नो मैसेज करो, यस और नो मैसेज करो। ओके, रिपीट करता हूं, राही का मैसेज है, रिपीट करो सर। यस बेटा रिपीट करता हूं, तो मैं लिख देता हूं। विस्कोसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी of fluid due to which resistive force between the two layers occurs to oppose relative motion between them is called viscosity। समझ में आया? The property of fluid due to which resistive force between the two layers occurs to oppose the relative motion between them is called viscosity। क्या बच्चों समझ में आया? जब दो लेयर एक दूसरे पे स्लाइड होते हैं तब जो रेजिस्टिव फोर्स आता है, राही समझ में आया बेटा? राही मैसेज फास्ट, मैंने राही को पूछा है, राही मैसेज करो बेटा। जब दो लेयर स्लाइड होते हैं, यस समझ में आया, तब उनके बीच में रेजिस्टिव फोर्स आता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ओके, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, रेजिस्टिव फोर्स जो होता है इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। क्या कहा जाता है उसको? विस्कस फोर्स। क्या सही लिख रहा हूं मैं? या हाँ के ना? समझ में आ रहा है विस्कस फोर्स किसे कहते हैं? यस और नो? क्लियर? यहां पे यू आ रहा है ना? देखो तो विस्कस फोर्स के स्पेलिंग में देखो बच्चों, चेक करो, मुझे लगता है यू आना चाहिए कि नहीं आ रहा है? ऐसा है? हाँ, विस्कस फोर्स। ओके, तो ये विस्कस फोर्स है। कौन सा? जो रेजिस्टिव फोर्स है। उसी तरह हम लोग सॉलिड बॉडी मोशन में भी देखते थे, काइनेमेटिक्स में देखते थे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी विस्कस फोर्स, एंड फ्रिक्शन दैट मींस विस्कोसिटी। सिमिलर। पक्का सबको समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब ये थियोरेटिकली बातें चल रही हैं, हमारी थियोरेटिकल बातें चल रही है। अभी देखो समझो, अब मैं एक और बात आपको, फ्लो कैसे होता है। फ्लो जब हो रहा है तो पहले मैं बताता हूं आपको, ऑन सरफेस जब होता है तब क्या पिक्चर क्रिएट होती है। देखो, तो ये एक सरफेस हम ले रहे हैं, उसमें ये फ्लूइड के मैंने 4 लेयर बता दिए। तो नीचे वाला लेयर है सबसे नीचे, उसकी वेलोसिटी 0, वो चिपक जाता है, स्टक हो जाता है। ऊपर वाला लेयर थोड़ी वेलोसिटी से, उससे ऊपर वाला थोड़ी और ज्यादा, और सबसे ज्यादा Vmax अपर वाले लेयर की होती है। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? ये एक आप एडवर्टाइज में देख चुके हो, जब वो हनी डालते हैं ऐसे, तो हनी का जो नीचे वाला लेयर होता है वो नीचे रह जाता है, पर ऊपर वाला लेयर मोशन में दिखाया जाता है, और वो होता है। यानी सबसे ऊपर का लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और नीचे वाले लेयर की 0 होगी।
अब बात करते हैं इधर सेकंड पॉइंट पे, इन पाइप। अगर पाइप की बात करें तो किसी पाइप में अगर हम बात करना चाहें तो क्या होगा, मोशन होता है, तो पाइप के अंदर मोशन होता है बच्चों। उस मोशन में यहां पे जो पाइप की वॉल पे है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, हाँ, यानी कम होगी। 0 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 0, कम होगी। फिर जैसे जैसे आप बीच की साइड की ओर जा रहे हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम बनती जाती है। कहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है? बीच में। कहां पे? बीच में, मिडल पार्ट में फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और अगर पाइप में नहीं है तो नॉर्मली जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाती है जैसे हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे हम सेंट्रल पार्ट में आते हैं तब वेलोसिटी बढ़ती जाती है। क्या बच्चों, क्लियर? अच्छा, अब ये जो विस्कोसिटी है इसके ऊपर टेम्परेचर की असर होती है, देखते हैं। चलो, तो दो चीज हम लिखते हैं, यहां पे लिक्विड और यहां पे गैस। विस्कोसिटी डिक्रीजेस, यहां पे विस्कोसिटी इंक्रीज। समझ में आया बच्चों? हाँ के ना बोलो, मैसेज करो। नहीं सर, नहीं समझ में भाई। टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है। विस्कोसिटी इंक्रीज होना, इसका मतलब क्या? रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होना, यानी उसका मोशन स्लो हो जाएगा, आगे ना। और विस्कोसिटी डिक्रीज होना यानी उसका मोशन फास्ट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जो आप सभी ने फील किया है। देखो, हम लोग जब बात करते हैं किसकी, कि भाई नारियल की तेल की, कोकोनट ऑयल, तो अभी गर्मी है कि ठंडी है? तो भाई ठंडी है। ठंडी में नारियल का तेल सॉलिड टाइप हो जाता है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो फ्लो नहीं होगा इजीली। बट उसको आप जैसे गर्म करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो वो अगेन अपना ओरिजिनल जो लिक्विड फॉर्म होता है वो गेन कर लेगा और आराम से फ्लो होगा, यानी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या बच्चों फील हुआ? यस। इसी तरह गैस में भी होता है, पर उस गैस में उल्टा होता है। तो दिस इज द सिंपल लॉजिक कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज, यानी घी में भी आप मान सकते हो। घी भी अगर आप खाते हो तो आप देखे हो कि भाई ठंडी में घी जम जाता है, फिर उसको गरम गरम रोटी पे डालो तो वो पिघल जाता है, हाँ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी फॉर द लिक्विड डिक्रीजेस। पर गैस के केस में अलग होता है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? तो ये विस्कोसिटी की बातें थियोरेटिकल हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके इक्वेशन के फॉर्मेशन की बात करेंगे, इसके इक्वेशन के फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ओके? अच्छा, अब क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं कि भाई किसकी विस्कोसिटी ज्यादा, किसकी विस्कोसिटी कम, ये कैसे डिसाइड किया गया है और कैसे डिसाइड किया जाता है आजकल। तो मैंने जब आपको विस्कस फ्लो पढ़ाया और नॉन विस्कस फ्लो की बात करी थी, तब मैंने एक बात कही थी, विस्कस फ्लो यानी जो आराम से नहीं होता है और नॉन विस्कस फ्लो जो आराम से हो जाता है। तो ये जो दो फ्लो होते हैं, विस्कस एंड नॉन विस्कस, उसमें मैंने आपको कहा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा आगे, जिससे पता चलेगा कि विस्कस है या नॉन विस्कस। तो अब वही बात करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
अब यही हम पढ़ने वाले। उसका सिंबल है बच्चों ईटा। एन की पूंछ लंबी करो ईटा बन जाता है, एन की पूंछ लंबी करो तो वो ईटा बन जाता है। हाँ, ये सिंबल है ग्रीक जिसका हमें नाम ईटा है, इस तरह से याद रखना है। पर असल में वो लिखा हो तो क्या है वो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, ये इसका इक्वेशन कैसे बनेगा ये आपको ध्यान से समझना है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैंने एक सरफेस लिया है, ऊपर दूसरा एक सरफेस लिया है, ठीक है। इनके बीच में हमने एक फ्लूइड रखा हुआ है। ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट, ऐसे। अच्छा, इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं होगा, इतनी थिकनेस नहीं होगी, थोड़ी सी थिकनेस होगी ऐसे। दो सरफेस रखें, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हो भाई, आप ढक्कन मान सकते हो, दो ढक्कन ऐसे रखें, बीच में पानी है, हनी है वगैरह वगैरह, और ये जूम करके बताया है। ओके, तो हनी मान लो, हनी से बढ़िया आपको समझ में आएगा, हनी हो तो ठीक है। अब क्या होगा देखो बच्चों, मान लो ये लेंथ L है और आप और हम मिलके इधर एक फोर्स लगाते, मान लो इसको F, तो उससे ये लेयर स्लाइड होंगे सारे लिक्विड के। तो मान लो ये A डैश पे आ गया और B डैश पे आ गया, यानी अब जो नया शेप बना है वो लिक्विड का या फ्लूइड का कुछ इस तरह से बना। C और D में नीचे कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसको C मान लो चलो, और इसको D, क्योंकि उनकी वेलोसिटी 0 है नीचे, हमने ऊपर फोर्स लाया यानी ऊपर से ही ये स्लाइड हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो कि सर 0, फिर वेलोसिटी ऊपर गए तो बढ़ी, और ऊपर गए और बढ़ी, ऊपर गए और बढ़ी, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई। समझ में आया? ऊपर गए उस तरह से वेलोसिटी क्या होती गई बच्चों, बढ़ती गई। क्लियर के नहीं? हाँ के ना, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम कितनी हो गई, v। हाँ, अब यहाँ पे आपने क्या देखा है, तो यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ आप ये कैसे इमेजिन करोगे, क्योंकि ये रियली में तो ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। बट आप बुक ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग पेजेस हैं, ये लेयर्स हैं जिसमें लेमिनार फ्लो बता रहे हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, बिल्कुल एकदम सेम है। अब मैं यहाँ पे F लगा रहा हूँ, तो देखो ये शेप कैसे चेंज हो गया। समझ में आया? हाँ कि ना, बोलो यस और नो। ये उसी तरह से जो हम लोग शियर स्ट्रेन में देखते थे, याद आया? यस, शियर स्ट्रेन में देखते थे, ये वैसा ही आपको मानना है। नीचे के लेयर का वेलोसिटी क्या है भाई, 0, जो इसके साथ कांटेक्ट में, इस सरफेस के साथ। ऊपर वाले सरफेस पे हमने फोर्स लगाया, अब ऊपर वाले सरफेस का एरिया है, हाँ ऊपर A है, A एरिया है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल मैसेज करो। चलो क्लियर? हाँ, ओके। जैसे ऊपर ऊपर गए वेलोसिटी बढ़ रही है भाई, सर समझ में आ गया, अब इसमें क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ पे हम लोग शियर स्ट्रेस लिख सकते हैं। कौन सी स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस। क्या बच्चों, वो सिग्मा S लिखते हैं हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया। देखो ऊपर फोर्स लग रहा है AF, और ये जो ऊपर का सरफेस है उसका एरिया A है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। पक्का? चलो ठीक। दूसरी बात, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या लिखते हैं हम लोग, एप्सिलॉन S इज इक्वल टू डेल्टा x बाई L।
ये ए से ए डैश जो आया ये कितना आया डेल्टा एक्स, इसीलिए मैंने क्या लिया था डेल्टा एक्स बाई एल। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? सिंपल है ना? ये तो 9th चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है ना। कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? 9th चैप्टर की। अरे सर ये तो वही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, रिजिडिटी का, हाँ सब कुछ, जी सब कुछ, शियर मॉड्यूलस वगैरह सब आपको याद है। बट यहां पे एक ट्विस्ट है। ये जो शियर स्ट्रेन है ये नीचे से ऊपर जाते हो तो देखो यहां पे चेंज हुआ थोड़ा, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, यहां पे बहुत ज्यादा, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ स्ट्रेन लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एस अपॉन डेल्टा टी। यहां से ऊपर जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि स्ट्रेन चेंज हो रही, तो रेट ऑफ स्ट्रेन। अच्छा, व्हाट इज एप्सिलॉन एस? डेल्टा एक्स बाई एल, और डेल्टा टी तो है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? अब क्या हुआ? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यानी वेलोसिटी, रीजन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के जगह हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। क्लियर ना? रेट ऑफ स्ट्रेन क्या है? शियर स्ट्रेन। देखो शियर स्ट्रेन क्या होती है ये तो आपको पता है। यहां पे ये एंगल आप थीटा लेते थे, याद आ रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल, और उसी को हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। पर ये ऊपर जाते जाते आप देखो तो चेंज हो रही है, और ऊपर जाते जाते वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इसलिए रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डिफाइन किया गया, और वो क्या है? v बाई एल, यानी लेंथ के साथ वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर है ना? समझ में आया? बिल्कुल। अब हम लोग डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ shear stress to rate of shear strain is called coefficient of viscosity। बच्चों ये डेफिनेशन है, shear stress upon rate of shear strain is called coefficient of viscosity। अब एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर ये ही इक्वेशन कैसे और क्यों आया? तो coefficient of viscosity which defines viscosity of the fluid, यानी ज्यादा विस्कस है या कम विस्कस है। अगर कोएफिशिएंट ज्यादा तो विस्कोसिटी ज्यादा, यानी धीमे 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 जाएगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम तो जल्दी से जाएगा, इजीली मूव होगा। क्या बच्चों क्लियर? हाँ कि ना? सुनाई दे रहा है ना? एकदम बढ़िया। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा फोन आ गया, आज एयरप्लेन मोड नहीं किया इसलिए। चलो तो अभी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा रुके। ओके चलो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने कैसे डिफाइन किया वो बात चल रही थी, तो थोड़ी सी समझदारी वाली बात करते हैं। देखो अगर शियर स्ट्रेस ज्यादा, इसका मतलब आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है पर यूनिट एरिया, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको मूव करवाने के लिए, तो इसका मतलब उसके बीच में, लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन। शियर स्ट्रेस अगर ज्यादा
तो इसका मतलब फोर्स आपको पर यूनिट एरिया ज्यादा लगाना पड़ा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा, इसका मतलब यहाँ पे लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए विस्कस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऊपर आए। दूसरी बात, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन यानी ये V/N, अगर ये ज्यादा, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ज्यादा। अगर किसी फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो कम विस्कस होगा, विस्कोसिटी उसकी कम होगी, तो इनवर्स रिलेशन, कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। बोलो हाँ के ना बच्चों, समझ में आ रहा है, यस और नो, इनवर्स रिलेशन, बिल्कुल क्लियर। हाँ अब फील हुआ ना बच्चों, अब बच्चों फील हुआ कि नहीं ना, फील करना था कि विस्कस कौन होगा, जिसमें शियर स्ट्रेस ज्यादा होगी वो विस्कस होगा। रेट ऑफ शियर स्ट्रेस ज्यादा हुई यानी वेलोसिटी ज्यादा, अगर पर यूनिट लेंथ वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है इसका मतलब वो कम विस्कस है, यानी इनवर्स रिलेशन। ये समझ गए आप, बस खत्म। तो ईटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, कुछ भी नहीं सर, इक्वेशन बन रहा है, शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, रेट ऑफ स्ट्रेन V/N, दिस इज द इक्वेशन, FL अपॉन AB, क्या बच्चों, FL अपॉन AB। इसके बारे में आगे फिर से चर्चा करेंगे, पर अभी ये कंटिन्यू करते हैं हमारी थ्योरी। ईटा इज इक्वल टू FL अपॉन AB, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन कॉन्टेक्ट एरिया। हाँ ये कॉन्टेक्ट एरिया है ऊपर वाला जो होगा, कॉन्टेक्ट एरिया, जिस दो लेयर के बीच में विस्कस फोर्स लग रहा है उनका कॉन्टेक्ट एरिया, V इज द वेलोसिटी। समझ में आया, पक्का। तो ये इक्वेशन अब आपको याद हो जाना चाहिए, FL अपॉन AB, FL अपॉन AB, ठीक है। चलो अब इसकी चर्चा करते हैं। पहले मैंने आपको ये समझाया कि ये कैसे आया, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट में हम लोग पहला यूनिट लेंगे इसका SI। तो ऐसा यूनिट आप बना सकते हो भाई, न्यूटन है ऊपर ये फोर्स, ये मीटर है, नीचे एरिया यानी मीटर का स्क्वायर है, और वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बच्चों, आपको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड मिलेगा। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये मीटर मीटर कट, क्या बच्चों इसको हम पास बोलेंगे, पास्कल इंटू सेकेंड, दैट मीन्स पास। और एक और नाम है इसका, पॉइसिली। एक साइंटिस्ट है, उनकी याद में पॉइसिली ये भी एक ऐसा यूनिट के रूप में स्वीकार किया गया है, पॉइसिली। क्या है ये, पॉइसिली, पॉस्चुली नहीं, पॉस्चुली भी बोल सकते हो, पॉस्चुली, हाँ पॉस्चुली भी बोल सकते हो, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है, PI इज द SI यूनिट, पॉस्चुली, ठीक है। चलो सेकंड हम बात करेंगे बच्चों CGS। तो CGS में तो आप हिसाब लगा लीजिए, न्यूटन का क्या होगा, तो डाइन इंटू सेकेंड अपॉन, डाइन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बोला गया है पॉइज। क्या बोला गया है, पॉइज। यानी देखो इसके दोनों SI और CGS का एक शॉर्टकट नाम भी है, पॉइस और पॉस्चुली, पॉइस और पॉस्चुली। समझ में आया, पक्का के नहीं, पक्का, बिल्कुल सही से पक्का हो गया, पॉस्चुली एंड पॉइस। पॉस्चुली भी इसको बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है वो तो, ठीक है। अब इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन आता है, एक पॉस्चुली वो 10 पॉइस के बराबर होता है। इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो प्रूफ क्या होगा, एक पॉस्चुली इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, एक पॉस्चुली।
अब 1 इंटू न्यूटन को क्या हम बच्चों 10⁵ लिखेंगे, डाइन इंटू सेकेंड, और मीटर का स्क्वायर हम सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर यानी 10⁵ सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है यानी डबल यानी 10⁴। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम पॉइस बोलते हैं, और ये एक पॉइसुली हो गया। क्लियर? हाँ के ना बच्चों, ये एक पॉइसुली हो गया 10 पॉइस के बराबर, बिल्कुल सरल लॉजिक है। अच्छा, इसमें आपको क्या याद रखना है, जरूरी है, जो मैंने यहां पे टिक कर दिया है, ईटा का इक्वेशन FL/AB। बाकी जो आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझे, बिल्कुल पक्का। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड के लिए ईटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर बढ़ने से गैस के लिए ईटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये भी हमने समझना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों जल्दी से। तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना? ये हमारा जो याद रखने का इक्वेशन है वो बिल्कुल पक्का कर लो। बाकी ये कंसेप्ट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको क्या मिला वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम 2 बातें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, इसमें 2 और बातें जो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझना है बच्चों कि भाई देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं जो नई बात है आपके लिए, जिसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट, और वो हो जाएगी वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या, ये आपको समझना है, आपके लिए नई चीज है ये ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब फिजिक्स में, यानी कोई क्वांटिटी अगर लेंथ के साथ चेंज हो रही है तो उस क्वांटिटी का वो ग्रेडियंट हो जाता है। जैसे हमने यहां पे लिखा वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया बच्चों? जो क्वांटिटी लेंथ के साथ चेंज होती है उसको उसका ग्रेडियंट बोलते हैं। दिस इज द सिंपल लॉजिक। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, यानी v by l, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसका कोई सिंबल नहीं है, हमने v by l जो पहले देखा यहाँ पे वही है v by l, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इफ l and v are small, then we can write like this, dv by dl or dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बच्चों, इसका यूनिट सेकंड का इनवर्स होगा, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, मीटर मीटर कट तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या बच्चों ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हो गया? हाँ सर ये तो वही हो गया। तो यस बच्चों वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्यों हमने dv by dx लिखा? क्योंकि ये आपको पता है कि जब आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे तो भी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लेयर्स होते हैं, पतले पतले लेयर्स होते हैं। तो वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू हाइट और लेंथ। तो dv by dx ओके चलेगा। तो अब ईटा क्या लिखेंगे, f by a इंटू dv by dx, यस और नो? क्लियर क्या नहीं? ईटा इज इक्वल टू f अपॉन a, v by l था, dv by dx हो गया। अब आपको ये भी याद रखना है भाई विस्कस फोर्स क्या है, f इज इक्वल टू ईटा इंटू a dv by dx, यस और नो? बड़ी वाली पतंग चिपका दी, यस और नो?
इस पे से आया ना ये, इसको V बाई एल भी क्या तो चलेगा ना, V बाई एल भी क्या, सेम लॉजिक। अच्छा अब इससे हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, एक और डेफिनेशन भी बनेगी यहाँ पे। A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर ले लो और dv बाई dx 1 सेकेंड इनवर्स ले लो, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा f। तो ये डेफिनेशन है, कैसे देखो, इन लेमिनार फ्लो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट और shear rate of shear strain is called coefficient of viscosity. In laminar flow, viscous force or resistive force per unit area per unit velocity gradient is called coefficient of viscosity. समझ में आई डेफिनेशन? इन दोनों की जगह 1 1 रख दो, तो eta is equals to resistive force, that is known as coefficient of viscosity. Another definition of coefficient of viscosity: in laminar flow, resistive force between the two layers per unit area per unit velocity gradient is called coefficient of viscosity. कुछ इसमें नया लॉजिक नहीं है, ये अगेन एक डेफिनेशन बनाई गई है जो आपको समझनी है, बाकी और इसमें कुछ नया देखना नहीं है। ईटा इज इक्वल्स टू एफ, बोलो समझ में आया? ये वाला वही इक्वेशन, ये भी वही इक्वेशन, बिल्कुल क्लियर है? यस और नो? तो स्क्रीनशॉट लो इसका, चलो।